हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशनीत मेडिकल एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर वेल। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी कि आप यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स कैसे वर्क कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में क्वालिफाइड नर्स हैं, अगर आप इंडिया में एज ए नर्स वर्क कर रहे हैं तो आप यूके में भी ईजिली एज ए नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ये स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबको बताऊँगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है यूके में एज ए नर्स वर्क करने के लिए सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूके में वर्क करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अनलाइक अदर कंट्रीज़ जिसमें आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है। जबकि यूके में एज अ नर्स वर्क करने के लिए आपको हार्डली 1 लाख एक्सपेंस आता है और वो भी आपका रिफ़ंड हो जाता है। तो मनी वाइज इट्स वेरी अफोर्डेबल, कोई भी इस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि यूके में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्या है। यूके का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो है NHS, नेशनल हेल्थ सर्विस। अगर आपको NHS में वर्क करना है तो आपको NMC के साथ रजिस्टर करना होगा, जो कि यूके की नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल है। जैसे कि इंडिया में इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ हमको रजिस्टर करना पड़ता है, सेम एज यूके में भी हमको NMC के साथ रजिस्टर करना होता है पहले। सो नाउ स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है कि आप कैसे वर्क कर सकते हैं यूके में। सो फर्स्ट थिंग आती है क्वालिफिकेशन। आप कितने क्वालिफाइड होने चाहिए यूके में वर्क करने के लिए। सो अगर आपके पास नर्सिंग डिग्री है या फिर नर्सिंग डिप्लोमा है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं यूके में वर्क करने के लिए। नर्सिंग डिग्री लाइक BSc नर्सिंग है, MSc नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, या फिर डिप्लोमा है जैसे कि GNM नर्सिंग, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं यूके में वर्क करने के लिए। नेक्स्ट थिंग आती है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कितना चाहिए, क्लिनिकल एक्सपीरियंस या फिर हॉस्पिटल एक्सपीरियंस अपनी क्वालिफिकेशन के बाद कितनी चाहिए। तो आजकल क्या हो रहा है कि जो यूके के जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो ट्रस्ट है, हॉस्पिटल्स हैं, ये फ्रेशर्स को भी हायर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं NMC के लिए। या फिर कई हॉस्पिटल्स में क्या है, मिनिमम 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ओनली। तो 6 मंथ्स एक्सपीरियंस या फिर फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात इसमें आती है कि आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं NMC की वेबसाइट पर जाकर, या फिर आप किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देते हैं, जिससे थोड़ा ईजी हो जाता है प्रोसेस करना, राइट। नेक्स्ट आता है इफ़ यू वांट कि मैं कुछ लिंक दे दूँ या फिर कुछ नेम सजेस्ट करूँ एजेंसीज के, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। नेक्स्ट आता है स्टेप जो है इस प्रोसेस के लिए, वो है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। तो क्योंकि यूके एक इंग्लिश कंट्री है तो इसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि आपको पेशेंट्स और हेल्थ केयर टीम के साथ इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना है। तो इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं, IELTS एंड OET। तो IELTS जो है आप सभी फेमिलियर होंगे IELTS के साथ, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। OET हमारा ऑक्यूपेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। तो OET हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही दे सकते हैं सिर्फ, और जो IELTS है वो कोई भी दे सकता है। OET में हमारे हेल्थ केयर सिनेरियोज होते हैं, तो नर्सिस के लिए थोड़ा इजी हो जाता है OET एज़ कम्पेयर टू IELTS। OET के जो पासिंग रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है। अब आपको बैंड्स कितने चाहिए, आपको ओवरऑल 7 बैंड्स चाहिए यूके में वर्क करने के लिए। ओवरऑल 7 बैंड्स का मतलब है कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसमें 4 मॉड्यूल्स आते हैं, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। तो रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग में आपको 7 बैंड्स चाहिए मिनिमम, और राइटिंग में अब यूके ने थोड़ा इजी कर दिया है, आपको 6.5 बैंड्स चाहिए। अगर आप OET की बात करें तो OET में इसकी जगह ग्रेड्स होते हैं। तो रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में आपको B ग्रेड चाहिए, वेयर एज राइटिंग में आपको C+ ग्रेड चाहिए। सो आई वुड से कि जो सबसे आपका चैलेंजिंग स्टेप है पूरे प्रोसेस में वो IELTS या फिर OET ही है। अगर आपके एक बार रिक्वायर्ड बैंड्स आ जाते हैं IELTS या फिर OET में, तो उसके बाद प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है, उसके बाद ईजी है। सो आपका जो चैलेंज है वो यहाँ पर जस्ट यही है, IELTS या फिर OET को क्लियर करना। अगर आप डेडिकेशन से क्लियर करेंगे तो ये हो जाता है, इतना टफ नहीं है। तो IELTS और OET करने के बाद जो आपका स्टेप आता है वो आता है आपका NMC के साथ रजिस्टर करना।
नाउ क्योंकि ये जो प्रोसेस है ट्रांसपेरेंट है, ओवरऑल प्रोसेस में आपका इतना एक्सपेंसेस नहीं लगता, तो जो आपकी जो सैलरी होती है स्टार्टिंग सैलरी वो फॉर बैंड 5 नर्स होती है। आप यूके में एज अ नर्स जब आप वर्क करते हैं, स्टार्टिंग जो आपकी होती है वो एज अ बैंड 5 होती है, जिसकी सैलरी जो एनुअली सैलरी होती है वो होती है 25,655 पाउंड्स, ऑलमोस्ट 25 लाख रुपीज़ बनते हैं ये इंडियन रुपीज़ आपकी जो पर एनम होती है। सो वंस आप आइल्स या फिर ओईटी में रिक्वायर्ड बैंड्स आपके आ जाते हैं, उसके बाद आप एनएमसी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। सो इसका ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होता है, 2 रजिस्ट्रेशन इसमें होते हैं। एक रजिस्ट्रेशन आपको आइल्स के बाद करना होता है या फिर ओईटी के बाद। सो एनएमसी में रजिस्टर करने के लिए आपकी जो फ़ी लगती है वो अराउंड 16,000 रुपीज़ लगती है। उसमें आपको एक तो फ़ी देनी पड़ती है और उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि आपकी डिग्रीज रिक्वायर्ड होती हैं, आपका एक्सपीरियंस जितना है वो सब डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं। उसके बाद एनएमसी एक मेल सेंड करती है आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल को। स्टेट नर्सिंग काउंसिल उस मेल को वेरीफाई करती है, जिसके अराउंड 3500 रुपीज़ लगते हैं। और उसके बाद आप अपने रेफरेंसेस भी देते हैं यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से, जहाँ से भी आपने अपनी एजुकेशन की है उसका रेफरेंस आपने देना होता है, या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है जिस हॉस्पिटल से है वो रेफरेंसेस आपने देनी होती हैं और वो देन वेरीफाई होती हैं। तो ये हमारा होता है फर्स्ट एनएमसी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। उसके बाद हमारा वंस ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है एनएमसी में, हमारी स्टेट नर्सिंग काउंसिल वेरीफाई कर देती है। इसमें ऑलमोस्ट 14 डेज़ लगते हैं फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में। देन सेकेंड स्टेप इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा एजेंसी है वो हमारा इंटरव्यू अरेंज करवाते हैं ट्रस्ट के साथ। आपको कुछ ऑप्शंस आपकी एजेंसी दे सकती हैं कि आपने किस ट्रस्ट में जाना है या फिर किस हॉस्पिटल में जाना है। सेम लाइक इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स हैं, ऐसे ही यूके में भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो आपने किस पार्ट में किस हॉस्पिटल में वर्क करना है, तो आप जो हॉस्पिटल सेलेक्ट करेंगे उसके साथ इंटरव्यू अरेंज करवा देती है एजेंसी। इंटरव्यू वीडियो कॉल के थ्रू होती है, जिसमें वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसको देखकर आप इंटरव्यू इजीली क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंटरव्यू क्लियर करने के बाद सीबीटी। ये एक टेस्ट होता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये जो सीबीटी होता है ये भी इजी होता है, इसकी प्रिपरेशन आप इजीली कर सकते हैं। एजेंसी भी आपकी प्रिपरेशन करवा देती है या फिर ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं इसके लिए बुक्स, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। इसमें कुछ 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ईजी होता है ये, और 4 आवर्स इसको कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं। तो आपका जो सीबीटी की फ़ीस होती है ये अराउंड 8,000 रुपीज़ होती है। सीबीटी कई आप ये भी कर सकते हैं कि आप पहले इंटरव्यू क्लियर कर लें फिर सीबीटी दे दें, आप सीबीटी पहले क्लियर कर लें या फिर इंटरव्यू बाद में दे दें, आपकी चॉइस है। देन इसका जो रिजल्ट है वो 24 to 48 आवर्स में आपको आ जाता है। तो वंस आपका सीबीटी क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका एनएमसी के साथ सेकेंड रजिस्ट्रेशन होता है। सो सेकेंड रजिस्ट्रेशन की जो फ़ी होती है वो भी 16,000 रुपीज़ होती है, और कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स और सबमिट करने होते हैं, जैसे कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। जो हॉस्पिटल्स जो कि एलिजिबल हैं मेडिकल टेस्ट करने के लिए उनसे आपको मेडिकल टेस्ट करवाना होता है। टीबी स्क्रीनिंग होती है, बेसिकली हमारी चेस्ट एक्सरे होता है, तो उसकी फ़ी अराउंड 2500 रुपीज़ होती है। देन आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना होता है। सो पीसीसी आपकी क्लियर होनी चाहिए, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, प्लस उसके साथ ही आपका जो भी फैमिली डॉक्टर होता है उससे आपको एक हेल्थ क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है। तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसके बाद, और आप एलिजिबल हो जाते हो यूके में जाने के लिए। तो यहाँ तक का यूके इंडिया में ही ये प्रोसेस होता है, यहाँ तक सीबीटी क्लियर करने तक और अपने डॉक्यूमेंट्स एनएमसी सेकेंड रजिस्ट्रेशन तक, ये आपका इंडिया में ही प्रोसेस होगा। जो सीबीटी है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसलिए कुछ सेंटर्स होते हैं इंडिया में, जैसे पीटीई सेंटर्स होते हैं, पियर्सन टेस्ट सेंटर्स, वहाँ पर ये टेस्ट होता है। देन उसके बाद आपका आता है, वंस आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट सबमिट कर दिए, सीबीटी क्लियर कर लिया, उसके बाद आप वेट करते हैं। तो इसमें अराउंड 60 डेज़ का वेट लगता है, थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस चाहिए होता है आपको। तो फिर जो ट्रस्ट है वो आपको
डिसीजन लेटर भेजते हैं। डिसीजन लेटर क्या है? एक तरह का ऑफर लेटर, जो कि अगर आप इंटरेस्टेड है उस हॉस्पिटल में वर्क करने के लिए तो आप वो साइन कर देते हैं। सो जो भी ट्रस्ट या फिर हॉस्पिटल में आप वर्क करेंगे वो आपको स्पॉन्सर करते हैं, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर, COS, वो सेंड करेंगे। तो ये जो स्पॉन्सरशिप लेटर होता है ये अराउंड 3 इयर्स का होता है। मीन्स आपको 3 इयर्स के लिए यूके में रहने की परमिशन मिलती है, आपको 3 इयर्स का वीज़ा मिलता है। तो आप COS को एक्सेप्ट कर लीजिए और 3 इयर्स के बाद ये दोबारा से रीस्पॉन्सर हो जाता है। रीस्पॉन्सर मीन्स अगर आप सेम ट्रस्ट में वर्क करना चाहते हैं तो वो दोबारा से आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दे देते हैं। अगर आप किसी डिफरेंट ट्रस्ट में वर्क करना चाहते हैं, किसी और हॉस्पिटल में आप वर्क करना चाहते हैं, तो वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे देते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा, आपने एक बार COS आपको मिल गया तो आपके नेक्स्ट स्टेप आता है वीज़ा का। तो आप अब वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हम नर्सिस जो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर जाती हैं यूके। सो स्किल्ड वर्कर वीज़ा, क्योंकि हमारा जो वर्क है वो स्किल्ड है, तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा का होता है Tier 2 वीज़ा। तो Tier 2 वीज़ा हमको मिलता है। इसका बेनिफिट ये है कि हमारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी साथ में यूके उनका भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं साथ में, लाइक हस्बैंड का या फिर कोई भी आपका चाइल्ड है तो उसका भी वीज़ा आप साथ में अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वीज़ा के भी जो चार्जेस हैं ये सब ट्रस्ट कवर करता है। सपोज़ आपने अगर पहले पे कर दिया तो आपका रिफ़ंड हो जाएगा, अदरवाइज़ कई ट्रस्ट क्या करते हैं खुद ही पे कर देते हैं। उसके बाद आता है फ़्लाइट बुक करना, क्योंकि अब आपने यूके में फ़्लाई करना है इंडिया से, तो फ़्लाइट आपकी जो बुक करते हैं वो भी ट्रस्ट ही बुक करते हैं। आपको खुद से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इनकेस आप खुद से स्पेंड करते हैं फ़्लाइट के लिए तो वो आपका बाद में रिफ़ंड हो जाता है। देन यहाँ तक आपका होता है इंडिया से यूके आने तक का प्रोसेस। सो ये फर्स्ट स्टेप है। अब आप जब यूके आ जाते हैं तो उसके बाद आपको एक और टेस्ट क्लियर करना होता है जो कि सेकंड पार्ट में आता है, वो आता है OSCE टेस्ट। OSCE क्या है? ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सो OSCE एक प्रैक्टिकल टेस्ट है। जो आपका CBT था वो थ्योरेटिकल टेस्ट था, वो आपने जस्ट क्वेश्चंस का आंसर देना था थियोरी में, जबकि जो OSCE है वो एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। इसमें आपको डिफरेंट जो हेल्थ केयर सिनेरियोज हैं वो परफॉर्म करके दिखाने होते हैं कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं। तो इसमें डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जिसकी ट्रेनिंग भी आपको ट्रस्ट ही प्रोवाइड करता है। तो OSCE की जो ट्रेनिंग है वो ट्रस्ट प्रोवाइड करेगा, इसलिए इसमें भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा आपको पहले लर्न करवाया जाता है कि OSCE में आपने कैसे परफॉर्म करना है। इसके लिए आपको 2 अटैम्प्ट्स मिलते हैं, जो कि 2 अटैम्प्ट्स तो आप कितनी बार भी कर सकते हैं, लेकिन 2 अटैम्प्ट्स जो फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स होते हैं ये आपका ट्रस्ट ही पे करता है। अगर आप फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स में क्लियर नहीं होते तो थर्ड अटैम्प्ट आपको खुद से क्लियर करना होगा। इसकी जो फ़ी होती है आई थिंक वो 1 लाख के अराउंड होती है इंडियन रुपीज़ में। तो वंस आपका OSCE क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको पिन मिलता है यहाँ का NMC पिन। तो NMC पिन क्या है? NMC पिन है आपका जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है यहाँ पर, क्योंकि अब आपने OSCE क्लियर कर लिया तो आप क्या है फुली क्वालिफाइड नर्स हैं। यहाँ पर अब आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा एज अ नर्स वर्क करने के लिए, तो आपको आपका एक पर्सनल पिन मिलेगा। सो इट मीन्स यू आर रजिस्टर्ड हियर नाउ। तो अब आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और आप वर्क कर सकते हैं एज अ रजिस्टर्ड नर्स। जो पूरा प्रोसेस है इंडिया से लेके यूके तक का, ये पूरा प्रोसेस आपका ट्रस्ट ही पे करता है। इसमें जो भी एक्सपेंसेस आता है आपको खुद से कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इनकेस आप कुछ पे भी करते हैं तो वो आपको रिफंड हो जाता है। सो बहुत ही ईजी है, ट्रांसपेरेंट है। जस्ट थोड़ा सा पेशेंस और डेडिकेशन चाहिए इस प्रोसेस के लिए। उसके बाद आप यूके में एज अ नर्स अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। देन आता है परमानेंट रेजिडेंसी मीन्स PR। सो PR आप कब हो सकते हैं यूके में? क्योंकि हमारा स्किल्ड वर्कर वीज़ा है तो हम कंटिन्यूसली अगर इसी वीज़ा पर 5 इयर्स तक वर्क करते हैं तो 5 इयर्स बाद हम PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हम यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट कि आप कैसे इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं यूके के लिए। सो अगर आप इंटरेस्टेड है यूके में वर्क करने के लिए तो आप ये स्टेप फॉलो करके यूके में एज अ RN वर्क कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक्ड एंड अंडरस्टूड दिस वीडियो then please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.